Structure of the atmosphere. So our atmosphere is divided into various layers, and in this section we are going to read about those layers. So our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. So अगर हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में बटा हुआ है, राइट? कौन कौन से लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. So let's start with troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. So ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है that is most important layer for us. ठीक है, और ये हमारे अर्थ के सरफेस से शुरू होता है और लगभग 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, राइट? ये 13 किलोमीटर, तो ये वाला जो लेयर है 13 किलोमीटर तक, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. अब जिस एयर को हम अपने अंदर लेते हैं, जिस एयर को हम ब्रीद इन करते हैं सांस लेते वक्त, तो वो वाली जो एयर है वो इस ही लेयर में एग्जिस्ट करती है, राइट? ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. तो ये वाला जो लेयर है इसमें बादल रहते हैं, राइट? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर क्लाउड्स आर शोन. तो यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो बने हुए हैं, तो इस वाली जो लेयर है इसमें क्लाउड्स रहते हैं, और जहाँ पे क्लाउड्स हैं वहीं तो बारिश वगैरह होगी. बारिश कैसे होती है? बादलों से तो होती है. तो जो भी वेदर फिनोमिना है, बारिश हो गया, हेल स्टॉर्म या फिर फॉग, तो ये सभी जो वेदर फिनोमिना है वो इस ही लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है? नाउ स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, दिस लेयर, और इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है. मतलब कि हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर है 13 किलोमीटर तक, अब 13 किलोमीटर से हम ऊपर जाएंगे लगभग 50 किलोमीटर तक, तो जो लेयर हमें मिलेगा वो है स्ट्रेटोस्फेयर का. अब इस वाले लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं है, यहाँ पे बादल वगैरह नहीं है, और इसीलिए कोई भी जो वेदर फिनोमिना है वो इस लेयर में नहीं होता. जैसा कि मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर के केस में बताया कि वेदर फिनोमिना कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, बादलों की वजह से. बादल जो है वो पानी को कैरी करते हैं और फिर टकरा के, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो पानी को रिलीज कर देते हैं बारिश के रूप में. तो उस तरीके से जब यहाँ पे कोई बादल ही नहीं है तो यहाँ पे बारिश कैसे होगी, हिल स्टॉर्म कैसे आएगा, बर्फ कैसे पड़ेगी? तो दैट्स वाई दिस लेयर स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम एनी वेदर फिनोमिना, and that's why this layer makes the most favorable conditions for flying aeroplanes. अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी बादल वगैरह नहीं है, कोई भी धुंध नहीं होगी, फॉग नहीं होगा, बारिश वाला प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दैट्स वाई ये वाला जो लेयर है ये एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है? क्योंकि अगर बादल वगैरह आएंगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी, वेदर कंडीशंस अगर बहुत ज़्यादा खराब होती हैं तो एरोप्लेन्स को नहीं उड़ाया जा सकता, राइट? तो इसीलिए ये वाला जो लेयर है जो कि फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना है, वो वाला लेयर दैट इज वेरी आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. Now, one important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. तो stratosphere के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें ओजोन का लेयर है, ठीक है? ओजोन का लेयर मतलब क्या है? इसके ऊपर वाले हिस्से में ओजोन गैस है, ठीक है? We have just learned how it protects us from the harmful effects of the sun rays. तो ये जो ओजोन लेयर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है ये हमें सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे बचाता है. कैसे बचाता है? कि जब सन की जो हार्मफुल रेज हैं जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो जो ओजोन लेयर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी नीचे तक नहीं जाने देता, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ, और ये मान लो ये ओजोन लेयर है, ठीक है? ये वाला जो लेयर है वो ओजोन लेयर है और ये सन है. अब सन से जब अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो अलग अलग तरह की रेज आती हैं. तो नॉर्मल रेज जो हैं, जो अच्छी वाली रेज हैं वो हम तक आ जाती हैं, और जो हार्मफुल रेज हैं उसे ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे नहीं आने देता, ठीक है? और जो अच्छी वाली रेज हैं वो हम तक आ जाती हैं, राइट? तो इस तरीके से जो ओजोन लेयर है वो हमें इन हार्मफुल रेज से बचाता है. और अगर ये हार्मफुल रेज हम तक पहुंच जाएंगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमें स्किन कैंसर हो सकता है, और ऐसी कंडीशंस में जो पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं रह पाते, वो भी अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी, राइट? तो आप लोगों ने ओजोन लेयर में जो होल है अंटार्कटिका के ऊपर उसके बारे में सुना होगा. लोग उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं. क्यों करते हैं? दैट इज बिकॉज क्योंकि ये जो लेयर है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये
जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमें बचाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन दिस लेयर ऑफ ओजोन. अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजहों से जो कि हमारी ही गलतियां हैं, हमारी गलतियों की वजह से ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस जो है, ये कम हो रही है एटमॉस्फेयर में. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज करते हैं, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओजोन लेयर है वो घट रहा है. तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है और इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, जो कि हमारे ओजोन लेयर को हार्म करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, और जो थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फेयर, राइट. और ये लगभग 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर तक जाएंगे, यहाँ पे 80 किलोमीटर तक. तो ये वाला जो लेयर है दैट इज मेसोस्फेयर. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. तो स्पेस से उड़ते उड़ते जब कोई मीटियोराइट अपना रास्ता भटक जाता है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, तो मेसोस्फेयर जो लेयर है इसमें आते क्या हो जाता है, जब वो मीटियोराइट जब मेसोस्फेयर में आता है तो वो जलने लगता है, वो बर्न करने लगता है. जैसा कि आपको यहाँ छोटा छोटे दिख रहे होंगे, तो इन्होंने दिखाए हुए हैं इस तरीके से कि जब मीटियोराइट्स इस लेयर में आते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि वो पूरे जल जाते हैं, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और धरती तक आते आते उनका कुछ भी हिस्सा नहीं बचता. बट कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते और अर्थ के सरफेस पे आके वो गिर जाते हैं. नाउ थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, इसके बाद जो थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ने लगता है. आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. तो आइनोस्फेयर जो है वो इस ही लेयर का पार्ट है. आइनोस्फेयर जो है एक सब लेयर है थर्मोस्फेयर का, और इसमें क्या है, आइनोस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही सनरेज उन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाते हैं, राइट. और जब पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं तब वो इधर उधर घूमने लगते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करने लगते हैं. और इसीलिए ये वाला जो लेयर है वो हमें रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है, ये जो आइनोस्फेयर है इसी की वजह से जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हम रिसीव कर पाते हैं. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर. तो 80 से लेके 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये थर्मोस्फेयर आता है. एंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो जो भी हम रेडियो वेव्स अर्थ से भेजते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो रेज क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स के द्वारा वापस अर्थ में भेज दिया जाता है. जो आइनोस्फेयर है उसमें जो प्रेजेंट जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अर्थ से भेजी हुई रेडियो वेव्स को रिसीव करते हैं और उसको वापस से अर्थ की तरफ भेज देते हैं. तो इस तरीके से हम जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें थर्मोस्फेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सोस्फेयर विच इज द लास्ट एंड अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. ये जो लेयर है ये बहुत ही थिन एयर का बना हुआ है, मतलब कि एक्सोस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही हल्की है. यहाँ पे कोई भी भारी गैसेस नहीं है, लाइट गैसेस हैं, हल्की हल्की गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो इस तरह की जो लाइट गैसेस हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट हैं. सो इस सेक्शन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि किस तरीके के अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में. ट्रोपोस्फेयर जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एयर को हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं, दैट एयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर ओनली. और उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एनी वेदर फिनोमिना. देन कम्स द मेसोस्फेयर जो कि हमारे लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेयर में आते आते क्या होता है कि जो मीटियोराइट है वो जलने लगते हैं, वो जल जाते हैं, बिल्कुल बर्न हो जाते हैं. और अगर इस तरीके के लेयर नहीं होंगे तो जो भी मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो आके अर्थ के सरफेस पे गिरेगा. और अगर मीटियोराइट्स अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे तो आप सोच सकते हो कि वो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, कितनी ज़्यादा दिक्कत खड़ी करेंगे, राइट. देन कम्स द थर्मोस्फेयर जो कि हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है. ये सारे ही लेयर्स जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्मोस्फेयर जो है वो हमें रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है. एंड देन कम्स द एक्सोस्फेयर, यहाँ लाइट गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन. So with this we are completed with our topic structure of atmosphere.